कश्मीर का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज उनका तीसरा दिन है। राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ कई प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा विशेषज्ञ भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं की भी समीक्षा गृह मंत्री अमित शाह अपने इस 3 दिवसीय दौरे पर कर रहे हैं। तो हमने कल देखा किस तरीके से वो कठुआ के हीरानगर पहुंचे, उसके बाद उन्होंने जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उसके बाद वो कल देर शाम को कश्मीर रवाना हुए, हुमायूं के घर वालों से मुलाकात की जो कि अनंतनाग में शहीद हुए थे 2023 में कोकरनाग अनंतनाग में इनकाउंटर के दौरान। और आज सुबह एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की अध्यक्षता वो कर रहे हैं। इस मीटिंग में सीएम उमर अब्दुल्ला, और ये विजुअल्स जो अभी आप फिलहाल तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये इस मीटिंग के अंदर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा मौजूद हैं और सीएम उमर अब्दुल्ला भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। और तमाम जो रक्षा के संबंधित जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को कैसे कड़ा रखा जाए, कहाँ पर कमी रह रही है कि लगातार कश्मीर के बाद अब जम्मू के हालात भी इस तरीके से खराब होने लगे हैं कि एक एनकाउंटर के अंदर हमें अपने 4 जवान जो है वो गंवाने पड़े। 4 जवान हमारे शहीद हुए। 27 मार्च की ये बात सामने आ रही है और उस मौके पर भी यहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह वो पहुंचे थे हीरानगर में, जहाँ पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन बिड होती है, उसको कैसे देखा जाए और किस तरीके से इसको नाकाम किया जाए और कैसे सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत ना पेश आए और आतंकवाद पर अंकुश लग सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग की जा रही है। इमरान नाइको हमारे साथ लगातार सुबह से ही अपडेट हमें कर रहे हैं और अभी भी फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, अपडेट कीजिएगा। अभी फिलहाल सीएम उमर अब्दुल्ला भी पहुंच चुके हैं, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंच चुके हैं, कई बड़े अधिकारी यहां पर सिक्योरिटी के इस हवाले से मीटिंग करने के लिए पहुंचे हैं अमित शाह के साथ। देखिए, जिस तरह से हमने अभी भी कहा था कि वजीर दाखिला अमित शाह का ये 3 डेज विजिट है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पे श्रीनगर में कल शाम पहुंचे थे और आज यहाँ एक अहम हाई लेवल जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के हवाले से उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग ली, जिसमें सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद थे। और इसके अलावा इस अहम और हाई लेवल मीटिंग में जम्मू कश्मीर के जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के या टॉप ऑफिशियल्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, उन्होंने भी इस हाई लेवल मीटिंग में शिरकत की। और कुल मिला के ये जो मीटिंग होम मिनिस्टर ने की, इसमें जम्मू कश्मीर के जो डेवलपमेंटल वर्क्स है, जो तरक्याती मंसूबे हैं, यानी कि जहां पे काम हो रहा है 2019 के बाद, चाहे वो प्रोजेक्ट्स जो सेंट्रल स्कीम्स के थ्रू या सेंटर के फंड्स के थ्रू चल रहे हैं, जिन पे काम हो रहा है, एक तो उनका स्टेटस जानना, दूसरा ये कि अभी जो यूटी के अंडर जो काम सौंपे गए हैं उन पर किस तरह से क्या स्टैट्स है, उसका पूरा ब्रीफ किया गया होम मिनिस्टर को। और कुल मिला के जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उनका स्टैट्स और उनकी ब्रीफिंग और उनका पूरा जो खाका है वो होम मिनिस्टर के सामने पेश किया गया। और कुल मिला के ये कि और ज्यादा डेवलपमेंट कैसे हो सके पूरे यूटी में, इस हवाले से ब्रीफिंग की गई होम मिनिस्टर की तरफ से, जहां वज़ीर आला और एलजी मौजूद थे। और इस मीटिंग के बाद ही अब यहाँ राजभवन में होम मिनिस्टर को और हाई लेवल मीटिंग जो कि यूनिफाइड कमांड की होगी। मैं बिल्कुल राजभवन के बाहर हूँ और मेरे पस मंजर में जो आपको ये गेट बिल्डिंग नजर आ रही है, बिल्कुल ये राजभवन गेट है और अंदर मीटिंग होगी अब यूनिफाइड कमांड की, जिसमें जम्मू कश्मीर के ओवरऑल सिक्योरिटी रिव्यू पर मीटिंग होगी। इसके मंजरनामे पे बात होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, होम सेक्रेटरी और पुलिस के डायरेक्टर जनरल और इसके अलावा आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और जितनी भी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टॉप ऑफिशियल्स या ब्रॉस भी उस यूनिफाइड कमांड मीटिंग में शामिल होंगे। और कुल मिला के जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो का रिव्यू लिया जाएगा, जायजा लिया जाएगा। और उस मीटिंग के बाद काफी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने जम्मू कश्मीर के इस दौरे के दौरान कही हैं। आज ही अभी कुछ देर पहले उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि 3 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जो कि हमेशा से चर्चाओं में रहती है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने हुर्रियत के साथ अपना नाता तोड़ दिया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना जो विश्वास है वो जताया है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि ये साबित हो सकती है अमित शाह द्वारा जो ये बात कही गई है? देखिए जो होम मिनिस्टर का विजिट है ये इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव में या डिफरेंट एंगल से हम देखते हैं। एक ये कि चूंकि अभी यूटी है और सारा जो लॉ एंड ऑर्डर का जो निज़ाम है, जो सिक्योरिटी है, जो पब्लिक ऑर्डर है, वो तो एलजी के पास है, या इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली होम मिनिस्टर ही या होम मिनिस्ट्री ही कंट्रोल करती है। सो इस तनाजुर में जम्मू कश्मीर में जितनी इम्प्रूवमेंट हो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चाहे सेपरेटिस्ट्स का मेन स्ट्रीम पे आना हो, वो मिलिटेंसी के ग्राफ में कमी देखने को मिले, वो या एनकाउंटर्स कम हो, या फिर आम लोगों की जो यहाँ उमूमन इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मौत होती थी उसमें कमी हो, या पीस जितना हो सके, तो यकीनी तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए या होम मिनिस्टर के पर्सपेक्टिव में उनका डोमेन है ये, तो उनके लिए एक ये पॉजिटिव चीज़ है या उनके लिए एक ये खुशाइन बात है। सो जिस तरह से आपने कहा, ये यकीनी तौर पर कोशिश है कि होम मिनिस्टर की कि जितना हो सके कि जम्मू कश्मीर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल क्रिएट करे ताकि एक तो मिलिटेंसी कम हो, दूसरा काउंटर इंटेलिजेंस, काउंटर मिलिटेंसी के जो ऑपरेशंस है या एंटी मिलिटेंसी के जो ऑपरेशंस है उसको तो मजबूत बनाया जाए। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉर्डर्स को किस तरह से टाइट किया जाए, वहाँ किस तरह से जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई जाए। और एक बहुत बड़ा चैलेंज अभी जो है वो ये है कि अब मिलिटेंट्स की तरफ से इनकी भी स्ट्रेटेजी बदल चुकी है। जिस तरह से उन्होंने अब जम्मू रीजन को टारगेट किया है और मॉडर्न या एडवांस टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट आर्म्स एंड एम्युनिशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए एक स्ट्रेटेजी तरतीब देना, इसको काउंटर करना, ये सारे चीज़ें जो है इसका रिव्यू ले रहे हैं होम मिनिस्टर। और जिसमें हमने जैसे कहा कि सभी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऑफिशियल्स हैं वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से लगातार अपडेट कर रहे हैं कि वहां पर एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बड़े तमाम फैसले इस मीटिंग में लिए जाएंगे, क्योंकि पहली बार नहीं है, कई बार इस तरीके की मीटिंग्स हो चुकी है, लेकिन इसका असर इम्प्लीमेंटेशन कितना ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलता है वो एक बड़ा सवाल है। अब चैलेंजेस इस तरीके से भी है कि इन्फिल्ट्रेशन बिड्स को रोकना है, लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर कोई और चीजें हो, इन्फिल्ट्रेशन बिड को रोकना है और जम्मू कश्मीर के अंदर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको कड़ा रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। OGWs का जो एक नेटवर्क, एक वेब है, उसको भी ब्रेक करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इन तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए आज राजभवन में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। CM उमर अब्दुल्ला मौजूद है, LG मनोज सिन्हा मौजूद हैं और कई बड़े इंटेलिजेंस के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो भी इसमें मौजूद है। इसी बीच अब आगे बढ़ जाएंगे, अब बात असेंबली को लेकर की जाएगी, जहां पर दूसरे दिन की कार्रवाई के दौरान वक्फ संशोधन बिल जो है वो हावी देखने को मिला। हो हल्ले और साथ ही साथ हंगामे को देखकर स्पीकर ने कार्रवाई को स्थगित कर दिया। बता दें कि लगातार 2 बार सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित की गई और अभी भी फिलहाल ये कार्रवाई जो है वो एडजॉर्न है और 1 बजे कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। सज्जाद लोन ने स्पीकर राठौर को बदलने की मांग उठा दी है, क्योंकि लगातार ये एक चर्चाओं का विषय बन चुका है वक्फ संशोधन बिल, जो कि अब एक लॉ का रूप ले चुका है, क्योंकि लोकसभा में ये पहले पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी। अब ये बिल जो है एक लॉ का रूप ले चुकी है और अमित शाह ने भी कहा था कि कुछ भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक इसको मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की इस असेंबली की, तो ये चर्चाओं का विषय बनी हुई है, क्योंकि लगातार इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, जो कि अब लॉ बन चुका है, वक्फ अमेंडमेंट लॉ, इसको लेकर हंगामा जो है वो पूरे असेंबली में देखने को मिला। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सीनियर सहयोगी विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये जो वक्फ लॉ, जो विनोद जी अब जो वक्फ अमेंडमेंट बिल से अब लॉ बन चुका है, इसको लेकर जम्मू कश्मीर में आज दूसरे दिन भी हंगामा देखने को मिला है। कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? बिल्कुल शिपन, 1 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। बिल्कुल, ये लगातार दूसरा दिन है और बजट सत्र के दूसरे चरण का भी ये दूसरा दिन है। यानी 2 दिन ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुके हैं, क्योंकि इन 3 दिनों के विशेष सत्र में बहुत सारे प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन, निजी प्रस्ताव और निजी बिल लाए जाने थे, लेकिन उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग लगातार, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहें या फिर कांग्रेस और बाकी दीगर जो इनके गठबंधन के सदस्य हैं, वो लगातार इसकी डिमांड कर रहे हैं कि वक्फ बिल पर एडजर्नमेंट मोशन लाया जाए, यानी सदन की कार्रवाई को एकदम से रोक दिया जाए और उस पर चर्चा की जाए
कि इस बिल का विरोध किया जाए। और कल भी ऐसा हुआ था, आज भी 2 मरतबा सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदस्य हैं हाउस के बैल के अंदर घुस गए हैं और कुछ लोगों को मार्शल आउट भी किया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों का आरोप था, उनके सदस्यों का, उनके एमएलएस का आरोप था कि ये बीजेपी के डायरेक्शन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सारा कुछ कर रही है। फिर उनको मार्शल आउट किया गया। फिर सजाद गनी लोन का ये आरोप था कि कहीं ना कहीं स्पीकर को हटाया जाना चाहिए। उस पर भी उन्होंने 215(a) के तहत एक रेजोल्यूशन लाया है कि स्पीकर सही तरीके से पक्षपात कर रहे हैं और जो उनका कार्य होता है, जो काम होता है, उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो बार बार 215(a) के तहत एक प्रस्ताव उन्होंने लाया है, सेक्रेटरी को लिखा है, असेंबली के सेक्रेटरी को लिखा है कि ये प्रस्ताव पर मंजूर किया जाए, इस पर चर्चा करवाई जाए। विनोद जी, लेकिन सवाल ये भी है कि स्पीकर ने जब कह दिया है, कल ही ये बात हो चुकी थी कि ये अब ये जो पूरा मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि आखिरकार इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। तो जम्मू कश्मीर के मुद्दों को उठाना ज़रूरी है या फिर इस लॉ को लेकर बात करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ, शिपन ये कल भी कहा है और उससे पहले भी अब्दुल रहीम राठर ने कहा है। जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके घटक दलों की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जब से ही ये रिएक्शन आया था कि हाउस में एडजस्टमेंट मोशन लाया जाएगा, तब किसी पत्रकार ने अब्दुल रहीम राठर जो स्पीकर हैं विधानसभा से, उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था कि एज पर रूल हम कार्रवाई करेंगे। तो एज पर रूल मुझे लगता है कि अब्दुल रहीम राठर वो कार्रवाई कर रहे हैं। उनका 2 तर्क हैं। एक तो अब ये कानून बन चुका है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर मुहर लगा दी है और मामला कोर्ट के विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला ये चला गया है, जो मामला ठीक है विनोद जी, यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। सजाद गनी लोन ने स्पीकर को हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। अलोकतांत्रिक आचरण का लोन ने आरोप लगा दिया है। बता दें कि कश्मीर के अन्य विपक्षी जो सदस्य हैं उन्होंने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, उन्होंने भी इसका पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि जो सजाद गनी लोन द्वारा एक जेन्युइन डिमांड उठाई जा रही है कि अब्दुल रहीम राठर जो कि स्पीकर हैं उन्हें हटाया जाना चाहिए क्योंकि वो कुछ असंवैधानिक बातें कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जो अभी फिलहाल असेंबली चल रही है उसमें चर्चा नहीं होने दी जा रही और पक्षपात जो है वो की जा रही है, एक पार्टी की साइड ली जा रही है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जो बातें हैं वो उठने लगी हैं, जहां पर सजाद गनी लोन है और अन्य जो उनके साथ कई अन्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं या फिर अन्य जो लोग हैं वो उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। और मांग एक ही है कि अब्दुल रहीम राठर जो कि स्पीकर हैं उनको बदलने की जो बात है वो यहाँ पर रखी जा रही है। तो आपको बता दें कि कहा जा रहा है लोकतांत्रिक आचरण का आरोप जो है वो लोन और उनके जो सहयोगी साथी हैं वो लगा रहे हैं। हमारे साथ फिर से विनोद कुमार जी ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, फिर से एक और मांग उठ रही है कि स्पीकर राठर को हटा दिया जाए। कितनी जायज है ये मांग विपक्षी दल लगा रहे हैं? हाँ, अगर सीधे तौर पर बात की जाए कि अब्दुल रहीम राठर का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन जो स्पीकर होता है उसके लिए सभी पार्टी एक जैसी ही होती हैं। लेकिन रूल्स में इसका भी प्रावधान है कि 215(a) के तहत आप ऐसा रेजोल्यूशन ला सकते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि स्पीकर बायस्ड है और स्पीकर जो है अनडेमोक्रेटिक कंडक्ट कर रहे हैं। इस पर आप रेजोल्यूशन ला सकते हैं कि उनको हटाया जाए। अब मैंने शुरुआत में कहा था कि स्पीकर का ताल्लुक नेशनल कॉन्फ्रेंस से है, बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, 42 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। रेजोल्यूशन लाएंगे तो सही, लेकिन पास कैसे होगा? और लाया है, सजाद गनी लोन ने एक रेजोल्यूशन मूव किया है और जिसका समर्थन रफ़ी अहमद खान का भी है, मीर मोहम्मद फयाज का भी है। और ये डिमांड की जा रही है कि अगर वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी शिद्दत से ये डिमांड करती है कि यहाँ पर वक्फ बिल के विरोध में चर्चा होनी चाहिए, तो आखिर स्पीकर को हटाया क्यों नहीं जा सकता? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग स्पीकर को हटाने की मांग क्यों नहीं करते? ये सजाद गनी लोन का तर्क है। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बहुमत जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ऐसे जो अब्दुल रहीम राठर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं और सरकार ने उनको चुनकर के स्पीकर बनाया है, तो उनको हटाया जाना मुझे लगता है मुश्किल, लेकिन पहल जरूर की है ये अब्दुल गनी लोन ने किया। बिल्कुल, लेकिन विनोद जी, सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि क्योंकि जो स्पीकर हैं वो सरकार का एक पार्ट है
और पार्ट एंड पार्सल ऑफ सरकार है वो, और उन्हीं नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही ताल्लुक़ रखते हैं जैसे आपने बताया, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अगेंस्ट कैसे पूरे सदन में बात कर सकते हैं, ये थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये रेजोल्यूशन ला रहे हैं वो वाला, या ये अर्जेंटमेंट मोशन वो ला रहे हैं कि हमने इसका विरोध करना है। किसका विरोध करना है? जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो कानून में तब्दील हो चुका है, इसके विरोध करने का समय होता है। अब ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर मोहर लगा दी है। मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब सारे करीब 14 यहाँ पे याचिकाएं जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं इसको लेकर के कि इसको खारिज किया जाए। ऐसे में क्या विधानसभा का प्रोरोगेटिव है कि वो इस पर चर्चा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि स्पीकर लगातार इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है कि आप उस बिल का विरोध करें जो कानून में बदल चुका है और जिसके खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो चुकी हैं। तो यही तर्क अब्दुल रहीम राठर बार बार दे रहे हैं कि इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ये इसके कोर्ट के भी सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के प्रीव्यू में है, उसके विचाराधीन है, तो आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने अपने विधानसभा हलकों में ये बताना है कि हमने बड़ा कड़ा टूथ एंड नेल के साथ इसका विरोध किया था ताकि उनके साथ लोग जुड़े रहें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपने तमाम अपना समय दिया और ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। तो ये वक्फ कानून को लेकर लगातार हंगामेदार सत्र जम्मू कश्मीर विधानसभा का देखने को मिला, जहां पर स्पीकर को हटाने की मांग उठ चुकी है। सजाद गनी लोन जो कि विधायक हैं, उन्होंने ये बात कह दी है और उनके साथ कुछ उनके सहयोगी भी शामिल है और कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक पार्ट जो कि स्पीकर है अब्दुल रहीम राठर, उनको जल्द से जल्द स्पीकर के पद से हटाया जाए। लेकिन इसी बीच हम आगे बढ़ जाएंगे जहां पर अब कुछ रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष के विधायकों ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर चर्चा की मांग को लेकर भारी हंगामा किया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष सदन की कार्रवाई को आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया और इस दौरान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य विधायकों ने क्या कुछ कहा है, आइए वो देखते हैं। ये हुकूमत, ये गवर्नमेंट बीजेपी के पुष्पनाई से चल रही है, उनके एजेंडे से चल रही है। हमारा होना ना होना इस हाउस में कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे 370 हो, चाहे 35 हो, स्टेटहुड हो, या इस वक्त आपने देखा वक्फ का जो मसला है, मजहब का मसला है, दीन का मसला है, मस्जिदों का मसला है, और स्पीकर साहब कल डिस्कशन नहीं माना करने के लिए आज टुडे ही स्टॉप्ड आवर रेजोल्यूशन। आज कहते रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन सा कानून है, कौन सा बिजनेस है? हर दिन ये बीजेपी का एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम खामोश रहें, हम इनको मदद करें और हम इनके एजेंडे को चलाएं। बीजेपी के लोग उनका साथ देते हैं। कल किरण रिजिजू को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने श्रीनगर में रेड कार्पेट किया। इस वक्त भी हमें मार्शल आउट किया, क्योंकि हमने कहा कि वक्त पे बात होनी चाहिए, मस्जिदों पे बात होनी चाहिए, दरगाहों पे बात होनी चाहिए। और हमारा जो रेजोल्यूशन था जो हमने टेबल किया, दैट वी आर अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल। वी वांट द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया टू स्टैंड विद द मुस्लिम राइट्स, टू स्टैंड विद द मस्जिद्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, एंड दिस असेंबली इज साइडिंग अगेंस्ट देम। This assembly is siding with BJP. This assembly is siding on the Waqf Amendment Bill. This is the most unfortunate thing that can happen. कि 24 करोड़ मुसलमान जो इस मुल्क में, आपको कर्नाटक में मदद मिलता है, आपको तमिलनाडु में मदद मिलता है, आपको TMC के लोग बात करते हैं, पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट जो सरदार है वो बात करते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत, अपना चीफ मिनिस्टर, अपने MLA, 60 मुसलमान MLA इस असेंबली में, they have decided to side with BJP and oppose our resolutions. The most unfortunate thing. मैं आपको साफ बोलूं, स्पीकर साहब एट द प्लेजर ऑफ NC है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पीकर उन्होंने चुना है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि ये बाधा डाल रहे हैं किसी, तो उसको नो कॉन्फिडेंस लाएं, चेंज करें और नया एक स्पीकर लाएं जो वहां चला रहे हैं उनमें से एक को रखे जो अलाउ करे। अदरवाइज इट रीक्स ऑफ थिएटर, लोगों का विश्वास हमसे उठ जाएगा। ये रिलीजियस मामला है, इसमें भी ड्रामा। अरे स्पीकर आपका है, आप उसको हटाइए, नए स्पीकर को लाइए, हम वक्त बिल पर रेजोल्यूशन पास करेंगे। और जो स्टेटहुड के रेजोल्यूशन थे वो भी लैप्स करवा दिए। ये कहीं न कहीं तो लग रहा है व्हाई आर वी लैप्सिंग एवरीथिंग एल्स। स्पीकर को चेंज कर दीजिए, सब ठीक होगा। अगर सब NC वाले इस चीज पर मुत्तफिक आज ही अगर आते तो बहुत अच्छा। कि मेरा मुल्क
मेरा मुल्क हिंदुस्तान मुझे पूरी आज़ादी देता है कि मैं डिसएग्री करूं किसी चीज़ से। मेरे को आज़ादी है, मुझे राइट टू एक्सप्रेशन है, मुझे राइट टू फ्रीडम है बात करने का। हमारी फ्रीडम ये है कि हम इससे बात करें। ये जो वक्फ बिल है ये हमें नामंजूर है। ये मुसलमानों को मार्जिनाइज करने का कागजों में तो अब वक्फ बिल आ गया। मुसलमान समझे कि ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया जम्मू कश्मीर। पार्लियामेंट ने जो किया, जो भारत सरकार ने किया, क्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा उसे अंडू कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। अगर नहीं कर सकते तो फिर ये ड्रामेबाजी तमाशा क्यों कर रहे हैं आप? अरे भाई, स्पीकर की नहीं सुनते, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की नहीं सुनते, जिन्होंने कल कहा है कि ये मसला कोर्ट में विचाराधीन है। कानून की नहीं सुनते, आइन की नहीं सुनते, किसकी सुनते हैं? ये ड्रामाबाजी बंद करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदारी के साथ बिहेव करें। यहाँ हाउस में आपको चुन के भेजा गया बात करने के लिए। आप शोर करते हैं, नारेबाजी करते हैं, तमाशा करते हैं, आप कागज फाड़ते हैं, आप टेबल बजाते हैं, आप हुल्लड़बाजी करते हैं। दिस इज ए न्यू ऑल टाइम लो इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स। जम्मू कश्मीर। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर धन्नौरी स्कूल के छात्र जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। बड़ी खबर जो है वो डोडा से सामने आ रही है। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया गया और डीसी कार्यालय के बाहर शांतिपूर्ण धरना दिया गया। आपको बता दें कि स्कूल में शिक्षकों की कमी को दूर करने की मांग को लेकर इन छात्रों ने धरना दिया और वी वांट जस्टिस के बैनर्स हाथ में लेकर इन छोटे बच्चों ने डीसी के ऑफिस के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन किया। और इनकी मांग एक ही है कि अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर जो है वो संवारना चाहते हैं और इनके स्कूल्स के अंदर शिक्षकों की कमी है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये धन्नौरी स्कूल के बच्चे हैं और उन्होंने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया है शांतिपूर्ण तरीके से और मांग है कि स्कूल के अंदर शिक्षकों की भर्ती जल्द से जल्द की जाए। वसीम गत्तू डोडा से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं हमारे संवाददाता। वसीम, आपसे जानना चाहूंगी, बच्चे जो हैं वो अब सड़कों पर उतर चुके हैं, कई सालों से मांग कर रहे हैं कि शिक्षकों की कमी है, लेकिन अब फाइनली उन्होंने एक ही रास्ता अपनाया, डीसी ऑफिस के बाहर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है शांतिपूर्ण तरीके से। बिल्कुल, देखिए ये आज सुबह मॉर्निंग की तस्वीरें हैं जहाँ पे यूपीएस धनौरी के ये बच्चे हैं, जहाँ पे बताया जाता है कि 60 के करीब ये स्टूडेंट्स उस स्कूल में पढ़ते हैं और स्कूल की हालत जो है वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। जहाँ पे बताया जाता है इन बच्चों की तरफ से इससे पहले भी हम आए थे चीफ एजुकेशन ऑफिस और यकीन दहानी हमें करवाई गई थी कि वहाँ पे जो स्टाफ है बताया जाता है कि 4 लोग वहाँ पे यानी कि 4 टीचर थे और प्रेसिडेंट इस वक्त एक ही टीचर है और एक सब्जेक्ट ये बच्चे पढ़ते हैं। इनका मानना है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं हम वो पढ़ नहीं सकते क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स हुआ करते थे पहले आज वो नहीं है, तो उसकी वजह से हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और हर बार ये लोग जो है अपने सरपंच के साथ या किसी जो लीडर इनके इलाके के अंदर वो आए सामने मीडिया को जो है बताया, एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी आवाज पहुंचाई, मगर बीच का रास्ता किसी नहीं ढूंढा। अब की जो है सरकार से मौजूदा जो सरकार है उनसे अपील है और आप देख लीजिए कि माइनर बच्चे, कम उम्र के बच्चे आज दूर दराज इलाके से आए और डीसी ऑफिस डोडा की तरफ रुख किया और इन बच्चों के हाथ में आप देख सकते हैं किताब होनी चाहिए थी और ये लोग बैनर लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने मुस्तकबिल को लेके। तो मुस्तकबिल का सवाल जहाँ पे उठता है लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। लोगों का मानना है कि इन बच्चों को आज किताब होनी चाहिए हाथ में और ये लोग प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सवाल एजुकेशन डिपार्टमेंट पे जरूर उठ रहा है क्योंकि अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन लोगों की पहले बात सुनी होती, इस कदम को अगर सुन लिया होता जो कदम इन्होंने आज उठाया, तो मुझे लगता है कि बीच का रास्ता इनके लिए जरूर उठाया गया। वहीं पे जो मकामी लोग इनके साथ थे, जो पेरेंट्स इनके साथ थे, उनका ये मानना है कि जो बाकी 3 टीचर है यानी कि 4 ये सारे लोग थे, 3 टीचर जो थे वो उसमें से एक की प्रमोशन हो जाती है, बाकी जो कुछ लोग हैं वो गायब हो जाते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन से इन लोगों ने लेकिन वसीम सवाल ये भी है ना कि जम्मू कश्मीर में एक तरफ बेरोजगारी कितनी ज्यादा है, बच्चे जो हैं, जो युवा हैं वो तलाश कर रहे हैं नौकरियों की, इतने पढ़े लिखे युवा हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों की कमी है, अलग अलग विभागों में डॉक्टर्स की भी कमी है और कई पद खाली पड़े हुए हैं। तो क्या कुछ लगता है क्यों नियुक्ति नहीं की जा रही है? देखिए मैं आपको जिला डोडा की बात बताऊं, एजुकेशन सेक्टर की हालत जो जिला डोडा की है, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर किसी भी जिले के अंदर इस तरह की तस्वीर नहीं होगी। जहां पे लोगों का मानना है कि यहाँ पे कुछ सरकारी स्कूल है, वहां पे आप देखेंगे बच्चे कम है, टीचर ज्यादा है, और कुछ स्कूलों के अंदर आप देख रहे हैं कि बच्चे ज्यादा है और टीचर कम है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल जो है वक्त की सरकार पे भी है और इन लोगों ने उमर अब्दुल्ला सरकार से अपील की है कि जो भी बीच का रास्ता है, और खास करके ये देखा जाए कि काफी बरसों से ये बच्चे क्यों सफर करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी कम उम्र बच्चे हैं और इनका मानना है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है और खास करके
डिप्टी कमिश्नर डोडा से हमारी जो बात हुई, उनका ये मानना है कि जल्द से जल्द इन लोगों को राहत की सांस मिलेगी और इनकी बात ठीक है, सुनी उम्मीद जाएगी। यही और है फिलहाल वसीम डिप्टी कि जल्द से कमिश्नर जल्द डोडा ने इन बच्चों से बच्चों बात के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द शिक्षकों की नियुक्ति इनके स्कूल में की जाएगी। तो फिलहाल के लिए जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।